हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बायो सेवर्ट का नियम देखने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो संभावना है कि इस बार भी पूछा जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे ऊपर डाल देना है कि बायो सेवर्ट का नियम, फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको ऊपर ऐसे डाल देना है बायो सेवर्ट का नियम, फिर आपको लिखना है, क्या लिखना है कि सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। अब ये जो हमारे बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने मिलकर सन कितने ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, बायो तथा सेवर्ट नामक दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर किसी चुंबकीय क्षेत्र, अब कोई हमारा चालक है, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके संबंध में नियम इन्होंने प्रस्तुत किया। क्या कहा कि जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, यानी इसके संबंध में नियम दिया जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही, क्या बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V, मतलब कोई जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो डेल्टा बी जो होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब इसके बाद आप एक डायग्राम देखिए कि ये हमारा कोई चालक है, ये हमारा कोई धारावाही चालक है। इसके अल्पांश लंबाई हमने यहाँ पर डेल्टा एल ले रखी, ये हमने अल्पांश लंबाई डेल्टा एल ले रखी है। इससे हमने थीटा कोण पर एक बिंदु P लिया है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र गणना करना है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्न बातों पर निर्भर करेगा। कौन कौन से बातों पर निर्भर करेगा ये हम बता रहे हैं। उससे पहले आपको ये हेडिंग डालना है, फिर इतनी चीज़ें लिख देनी है कि 1820 में उन्होंने चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। फिर नियम क्या कहता है कि धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, अब अल्पांश लंबाई डेल्टा एल आपको दिख ही रहा होगा, ये अल्पांश लंबाई डेल्टा एल ये आपको दिख रहा है। डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो निम्न बातों पर निर्भर करेगी। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी होती है, ये इस चालक में प्रवाहित धारा, विद्युत धारा के समानुपाती होती है। डेल्टा बी समानुपाती होता है हमारा आई के। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि यह चालक खंड के लंबाई के समानुपाती होती है। अब जो चालक खंड की हमने ऊपर लंबाई डेल्टा एल रखी है ये उसके समानुपाती होती है, तो डेल्टा बी समानुपाती हो जाएगा हमारा डेल्टा एल के। उसके बाद यह चालक खंड तथा बिंदु P, अब ये हमारा चालक खंड है, ये हमारा बिंदु P है, इसकी बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डेल्टा आर। इसके बीच की दूरी क्या है, चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण की जा, अब जा को हम जनरली साइन थीटा बोलते हैं, तो इसके कोण की जा के ये हमारा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो डेल्टा बी हमारा समानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन गई कि डेल्टा बी जो है वो समानुपाती है आई के। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बन गई कि डेल्टा बी हमारा समानुपाती है डेल्टा एल के। तीसरी इक्वेशन क्या बन गई कि डेल्टा बी हमारा समानुपाती है साइन एक्स के। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या लिख रखा है कि तीन चीज़ों, हम अभी तक हमको तीन समीकरण पता चल गई। अब हम चौथे समीकरण पर आ रहे हैं कि चौथे समीकरण में क्या कह रहा है। तो चौथा समीकरण कह रहा है कि यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी, अब आपको यहाँ पर हम दिखाएं कि ये चित्र है, चित्र में ये चालक खंड है, यहाँ से बिंदु P की दूरी कितनी है, R है। तो ये क्या लिखा हुआ है, की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो हमारा यहाँ पर आप देखिए ये
कि ये जो हमारा चालक खंड है, ये चालक खंड है, चालक खंड से और इसके बीच की दूरी हमने आर ले रखी है और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका हमने वर्ग कर दिया है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, यानी 1 के बटे में ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब हम चारों समीकरणों को मिलाने पर, अब हम एक बार फिर से आपको चारों समीकरण दिखा रहे हैं कि डेल्टा बी हमारा समानुपाती है आई के, फिर डेल्टा बी समानुपाती है डेल्टा एल के, फिर डेल्टा बी समानुपाती है साइन थीटा के, और चौथी समीकरण क्या है कि डेल्टा बी हमारा समानुपाती है 1/r² के। देन हमने क्या लिखा है कि चारों समीकरणों को मिलाने पर, अब जब हमने चारों समीकरणों को मिला दिया तो डेल्टा बी समानुपाती हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r² के। तो डेल्टा बी बराबर, अब हम जब, आप सभी लोग जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा μ0/4π। μ0/4π हमारा कांस्टेंट आ जाएगा और ब्रैकेट में हमने लिख रखा है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में r²। तो मेन जो आपका नियम है वो यही है कि डेल्टा बी बराबर है, हमने इसको बॉक्स में कर रखा है, बायो सेवर्ट का नियम यही कहता है कि डेल्टा बी बराबर होता है μ0/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। अब इसमें जो हमारा ये कांस्टेंट आया है कि μ0/4π का वैल्यू क्या होता है, तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जहाँ μ0/4π होता है 10⁻⁻⁷ यानी 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसकी यूनिट आप जरूर याद रखेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब हम एक बार आपको इस नियम का स्क्रीनशॉट कराए देते हैं। सबसे पहले आप इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट करिए कि आपको बायो सेवर्ट का नियम डालकर क्या थ्योरी लिखनी है, उसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए डायग्राम का। फिर ये 3 समीकरणें हमने बना रखी हैं कि डेल्टा बी समानुपाती है आई के, डेल्टा बी समानुपाती है डेल्टा एल के और डेल्टा बी समानुपाती है साइन थीटा के। ये 3 समीकरणों के बाद फिर चौथी समीकरण डेल्टा बी समानुपाती है 1/r² के। देन हमने चारों समीकरणों को मिलाया है कि डेल्टा बी समानुपाती है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r² के। फिर हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, हमारा एक कांस्टेंट आ गया μ0/4π। μ0/4π ब्रैकेट में हमारा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r², जहाँ पर μ0/4π हमारा हो जाएगा 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आई होप कि आपको इसी सेक्शन से यह 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। अब आपको कहीं और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, न इसको रटने की जरूरत है। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।